Today we will study about acids, bases and salts, which is the chapter 2 of science, okay, class 10th. Now, what are acids and what are bases, okay? Now, what are acids? जैसे कि पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा है कि एसिड्स क्या होते हैं जिनका टेस्ट सोर होता है और जो ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं वो एसिड कहलाते हैं, ठीक है ना। हमने पढ़ा हुआ है ये पहले की क्लासेस में, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं जिनका टेस्ट बिटर होता है और जो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। In 1884, Arrhenius gave a different explanation of acids and bases. Arrhenius ने 1884 में एक बहुत अलग एक्सप्लेनेशन दिया था एसिड्स और बेसिस का। उन्होंने कहा था कि एसिड्स आर मटेरियल्स विच रिलीज हाइड्रोजन आयन ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर, ओके। उन्होंने क्या कहा कि एसिड्स क्या होते हैं, वो मटेरियल्स होते हैं जो जिन्हें जैसे ही पानी में डिज़ोल्व किया जाता है वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने लग जाते हैं। एंड बेसिस आर मटेरियल्स विच रिलीज हाइड्रोक्सिल आयन ऑन डिज़ोल्विंग इन वाटर, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं, बेसिस वो होते हैं जो जैसे ही हम उन्हें पानी में डिज़ोल्व करते हैं तो वो हाइड्रोक्सिल आयन मतलब OH माइनस आयन रिलीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एडवांस लेवल का क्या है, डेफिनेशन है एसिड और बेसिस का, कि एसिड्स क्या होते हैं जिनको पानी में जैसे ही डालो वो हाइड्रोजन आयन रिलीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। और बेसिस क्या होते हैं, उन्हें जैसे ही पानी में डिज़ोल्व करो वो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज़ करने लग जाते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक ना। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड एंड बेस, ओके, जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल एसिड हम देखते हैं तो एप्पल में कौन सा एसिड होता है, मैलिक एसिड, ठीक है। टैमरिंड, टैमरिंड मतलब इमली, इमली में होता है टार्टारिक एसिड। और विनेगर, विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। नाउ बेस, जो बेसेस होते हैं, ठीक है, किस में होता है बेस, लाइम में। लाइम में जो बेस पाया जाता है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ओके। बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा मतलब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और वॉशिंग सोडा जो है वो है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। नाउ इंडिकेटर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ध्यान से सुनिएगा। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंसेज विच आर यूज टू आइडेंटिफाई एसिड्स और बेसिस, ठीक है। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स जो होते हैं हमें वो बताते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेस है, वो इंडिकेट करते हैं हमको, ओके। इंडिकेट करने का मतलब ये होता है कि वो हमें बताते हैं कि कोई चीज़ क्या है, ये एसिड है, ये बेस है, ये बताने का काम करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लिटमस इज़ एन इंडिकेटर। अब लिटमस हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं क्लासेस में, तो लिटमस क्या है, इंडिकेटर है। लिटमस हमें बताता है कि कोई सब्सटेंस है वो एसिड है कि बेस है। लिटमस पेपर जो हम यूज़ करते हैं लैब्स में वो, ठीक है। जो लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, लिटमस सॉल्यूशन होता है एक पर्पल डाई विच इज़ डिराइव्ड फ्रॉम लिचिन which is a plant, okay। when the litmus solution is neither acidic nor basic, its color is purple, ठीक है। जब लिटमस जो है, जब आपको ये नहीं बता रहा होता कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है तो उसका कलर पर्पल होता है। ये बेसिक एग्जांपल है इंडिकेटर का, ठीक है। लिटमस इज़ अ टाइप ऑफ इंडिकेटर। नाउ इंडिकेटर्स जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। एक नेचुरल इंडिकेटर होता है, एक सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर होता है, ओके। नाउ नेचुरल इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मतलब वो इंडिकेटर्स जो नेचुरली हमें अवेलेबल है थ्रू नेचर, जो हमें ये बता सके कि कोई चीज़ या कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। फॉर एग्जांपल टर्मरिक और कैबेज लीव्स, ये हमें नेचुरली बता देते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या बेसिक है, ओके। सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो मैन मेड होते हैं, मतलब जो हमने बनाए हैं सब्सटेंसेस को टेस्ट करने के लिए कि वो सब्सटेंस एसिड है या बेस है, वो कहलाते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स, ओके। इसके एग्जांपल्स हैं मिथाइल रेड एंड मिथाइल ऑरेंज। आप ये समझ सकते हो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो होते हैं जो हम लैब्स में बनाते हैं, वो होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। और थर्ड है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है। ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स क्या करते हैं, ये इंडिकेटर ओडर को चेंज करते हैं, कलर को चेंज नहीं करते किसी चीज़ के, ठीक है। मतलब ओल्फैक्टरी इंडिकेटर क्या होते हैं कि अगर आप ओल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज़ करेंगे
किसी चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि वो एसिड है या बेस है, तो वो कलर को चेंज नहीं करेगा बल्कि ओडर को चेंज कर देगा। ओडर मतलब स्मेल, ओके। इसके एग्जांपल्स हैं ऑनियन एंड वनीला, क्लोव जो होता है वो लौंग बोलते हैं जिसको, वो ये सारे होते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। एक और टाइप होता है इंडिकेटर्स में, ठीक है। उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये, मगर वो साथ में पढ़ा जाता है। जैसे नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स है और एक ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखिए। एक इंडिकेटर और होता है, वो होता है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर इज़ अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स, ओके। बहुत सारे इंडिकेटर्स को जब आप मिला लेते हैं एक इंडिकेटर बनाने के लिए तो उसको यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं, ठीक है। द यूनिवर्सल इंडिकेटर शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन। क्या करता है यूनिवर्सल इंडिकेटर? अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन के लिए अलग अलग कलर शो करता है, ओके। किसके कॉन्सेंट्रेशन के लिए? हाइड्रोजन आयन के कॉन्सेंट्रेशन के लिए। नाउ इंडिकेटर्स आर क्लियर टू यू, ओके। नाउ नाउ वी विल स्टडी पीएच स्केल। अब पीएच स्केल क्या होता है? पीएच जो होता है, पीएच स्केल जो होता है, कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ना, ये जानने के लिए हमको पीएच स्केल की ज़रूरत पड़ती है ना। बेसिक डिफरेंस क्या है? इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर क्या करता है? आपको ये बताता है कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है, ठीक है। पीएच स्केल क्या करता है? कोई सब्सटेंस कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है ये बताता है पीएच स्केल, ओके। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी डेली लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। पीएच स्केल क्या है? pH tells the concentration of H plus ions in a given solution, okay, where P stands for potence। अब pH स्केल क्या करता है? किसी सॉल्यूशन में कितना कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस आयंस का, ये बताता है pH स्केल, ओके। और P क्या है? P स्टैंड्स फॉर पोटेंस। पोटेंस एक जर्मन वर्ड है, ओके। pH स्केल जो है एक साइंटिस्ट थे पीएल सोरेनसन, उन्होंने बनाया था। क्यों बनाया था? हमें क्लियर है ना क्यों बनाया था? कि कोई भी सब्सटेंस कितना एसिडिक है या कितना बेसिक है ये हमको पीएच स्केल से ही पता चलता है। द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन ग्राम पर लीटर, ओके। कोई भी सॉल्यूशन का जो पीएच वैल्यू होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम होता है हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन का, ओके। उस सब्सटेंस में, मतलब जो भी हम सब्सटेंस ले रहे हैं और हमें भी पता नहीं है कि वो एसिड है या बेस है, ठीक है, तो उसमें मिलने वाला हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन पर ग्राम लीटर में कितना है, यही पीएच की वैल्यू होती है, ठीक है ना। पीएच स्केल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको ध्यान रखिएगा। पीएच स्केल इंडिकेटर्स, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, ओके। नाउ ये एक पीएच स्केल का एग्जाम्पल है जो आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ठीक है। ये पीएच स्केल है। पीएच स्केल कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड हो रही है? देखिए ध्यान से बच्चों, 0 से लेकर 14 तक, ओके। जो 7 होता है इसमें, जो बीचों बीच में जो नंबर है वो है 7। अब 7 होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल इसलिए कहते हैं क्योंकि 7 जो है प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होता है। ध्यान रखिएगा, 7 क्या होता है? 7 प्योर वाटर का पीएच वैल्यू होता है और ब्लड का पीएच वैल्यू होता है 7.4, उसके आसपास ही है, ठीक है ना। अब पीएच स्केल को ध्यान से आप देखिए तो आपको पता चलेगा इसमें कई सारी चीज़ों का पीएच वैल्यू बता रहा है ना। ना देखिए 7, 0 से लेकर 7 तक जो स्केल आपको बताई जा रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो सब्सटेंस होता है वो एसिडिक कैटेगरी में आता है, ठीक है। और 7 से लेकर 14 तक जो भी सब्सटेंसेस आएंगे वो होंगे बेसिक कैटेगरी के, ये याद रखिएगा आप, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेकर 7 तक कोई भी सब्सटेंस की अगर पीएच वैल्यू आ रही है तो वो सब्सटेंस क्या है? एसिड है। और 7 से लेकर 14 तक अगर कोई भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू आ रही है तो वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? वो सब्सटेंस कहलाएगा बेसिक। क्लियर है ये? ठीक है। नाउ अब एक बात और ध्यान में रखिए कि कोई भी सब्सटेंस कितना ज़्यादा एसिडिक है ये कैसे पता चलेगा? अगर किसी सब्सटेंस का पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है कि वो ना तो एसिड में आ रहा है ना ही बेस में आ रहा है। अब जैसे ही आप 6 पे जाएंगे तो वो सब्सटेंस एसिड होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और मान लीजिए जैसे ही आप 7 से स्किप करके 8 पे जाएंगे तो वो सब्सटेंस बेस पे आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो कोई भी सब्सटेंस जैसे ही 7 से पीछे जाना शुरू करेगा, 6, 5, 4, 3, ओके, तो वो सब्सटेंस उतना ही एसिडिक होता जाएगा। और जैसे ही कोई भी सब्सटेंस का वैल्यू 7 से आगे जाएगा, मतलब 8, 9, 10, 11, 12, तो वो सब्सटेंस उतना ही ज़्यादा
बेसिक कहलाएगा। ठीक है, अब आपकी स्क्रीन्स पे कुछ सब्सटेंसेस के क्या दिखा रहे हैं आपको, पीएच वैल्यूज़ दिखा रही है। अब इसमें देखिए आप ध्यान से, कॉफ़ी का पीएच वैल्यू है 3.9 से 4.5, तो इससे आप क्या समझते हैं, कॉफ़ी इज़ एसिडिक, है ना। लेमन जूस का जो पीएच वैल्यू है वो कम से कम 2 के आसपास है, तो इसका मतलब क्या है, लेमन जूस क्या है, एसिडिक है। ओके, देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जो है उसका पीएच वैल्यू है 10, इसका मतलब क्या है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक बेस है। ओके, क्लियर है यहाँ पर, ठीक है ना। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है बच्चे, ये आपके बुक पे बहुत बड़ा, बहुत ब्रॉड दिया हुआ है। मैंने इसको बहुत कोशिश करके मैंने इसे कोशिश की है कि मैं इसको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में आपको समझा सकूँ। ठीक है, ये आपके समझने के लिए है चीज़ें, आप मैं जो बोलूँगी उसको आप ध्यान से सुनिएगा तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और बहुत ही शॉर्ट तरीके से होगा ये क्लियर। ठीक है ना, ये बहुत ब्रॉड में दिया हुआ है, 3-4 पेजेस में दे दिया है, वही चीज़ें बार बार रिपीट करी गई हैं, कोई मतलब नहीं है ऐसा पढ़ने का। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब क्या होती है कि वो दूसरी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं चीज़ें आपकी। अब यहाँ पर क्या है, एसिड और बेसिस है, तो एसिड और बेसिस दूसरी चीज़ों के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे, ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी, है ना। तो पहला क्या है कि एसिड, पहला पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट्स विद मेटल। ओके, एसिड और बेस कैसे बिहेव करते हैं जब किसी मेटल के साथ उनको रिएक्ट किया कराया जाता है। तो देखिए, एसिड और मेटल जब मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, व्हेन एसिड एंड मेटल्स कंबाइन दे फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली सेम टू सेम बेस के साथ भी, जब बेस के साथ आप किसी मेटल को रिएक्ट कराओगे तब भी क्या बनेगा, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन बनेगा। देखिए कितना ईजी है ये। ओके, तो क्या होगा कि जब एसिड हो या फिर बेस हो, दोनों ही मेटल के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, सॉल्ट और हाइड्रोजन बना रहे हैं। क्लियर है। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड क्या कह रहा है कि एसिड का जो रिएक्शन होगा वो होगा मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। आप एक एसिड लीजिए, उसको मेटल कार्बोनेट के साथ या तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी एक अगर आप एसिड को रिएक्ट कराएंगे तो 3 चीज़ें बनेंगी, एक बनेगा सॉल्ट, एक बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक बनेगा वाटर। इसका मतलब क्या है कि अगर मेटल कार्बोनेट और एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सॉल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। सिमिलरली जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। क्लियर है। नाउ अब हम कराएंगे रिएक्शन थर्ड पॉइंट पे, मेटल ऑक्साइड और एसिड का। अब मेटल ऑक्साइड और एसिड मिलेगा तो क्या बनेगा, तब बनेगा सॉल्ट एंड वाटर। ओके, कोई भी मेटल ऑक्साइड किसी एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है। नाउ फोर्थ पॉइंट, नॉन मेटल ऑक्साइड और बेस जब एक दूसरे से मिलेंगे, मतलब हम एक बेस का रिएक्शन करा रहे हैं नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ, तो क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, क्लियर है ये चीज़ें। ठीक है, आपको शुरू में आपको क्या करवाना है, मेटल के साथ रिएक्ट कराना है, फिर मेटल कार्बोनेट के साथ, फिर मेटल ऑक्साइड के साथ और उसके बाद नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। हो गया आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ ख़त्म। ठीक है, नाउ सॉल्ट्स। अब देखिए आपका जो ये चैप्टर है, 3 बेसिक चीज़ें हैं इसमें, एक है एसिड और एक है बेस और एक है सॉल्ट। हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने एसिड पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, हमने बेस पढ़ लिया, उसकी डेफिनेशन पढ़ ली, हमने ये पढ़ लिया कि एसिड और बेस जो है आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, ये पढ़ लिया हमने इंडिकेटर्स में। उसके बाद हमने पढ़ा कि कोई चीज़ कितनी एसिडिक है और कितनी बेसिक है वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हमने पढ़ लिया पीएच स्केल में। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सॉल्ट। ओके, सॉल्ट्स है ना, यही चैप्टर का नाम है ना आपका, एसिड है, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, इतना इजी टॉपिक है ना बच्चे, ये ध्यान से पढ़ना बस इसको। ठीक है, सॉल्ट्स जो होते हैं, जब एसिड और बेस को हम लोग जब मिक्स करते हैं, ठीक है, जब एसिड और बेस का आपस में हम रिएक्शन कराते हैं तो बनता है सॉल्ट और वाटर। बहुत ईजी चीज़ है, सबसे ईजी चीज़ है। तो यहीं से ये चैप्टर आपका बन रहा है कि एसिड और बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, समझ गए आप कि जब हम एसिड और बेस को ही मिक्स करेंगे तो हमें सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर। तो ये जो प्रोसेस होती है ना, इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है न्यूट्रलाइजेशन। आपको आगे की क्लासेस में बहुत काम आएगा, इसको हमेशा याद रखना कि जब एसिड और बेस मिलते हैं तो बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और इस प्रोसेस को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्लियर है ये, एसिड और बेस मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट एंड वाटर, और इस प्रोसेस को बोला जाता है न्यूट्रलाइजेशन। ये बहुत ईजी चीज़ है, बहुत ज़्यादा ईजी चीज़ है और अच्छे से आपको याद रखना है हमेशा। ठीक है ना। अब हमारे जो चैप्टर है उसमें टॉपिक्स क्या क्या हैं, सॉल्ट में हमने कॉमन सॉल्ट पढ़ा है ना। कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके, कॉमन सॉल्ट क्या होता है, NaCl, तो कॉमन सॉल्ट को यूज़ करके हमने 2 चीज़ें बनाई हैं, बस हमको आगे वही पढ़ना है। देखो मेन इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है, सॉल्ट के बाद आपका मेन है 4 टॉपिक हैं। एक है
बेकिंग सोडा, एक है वॉशिंग सोडा, एक है ब्लीचिंग पाउडर, एक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके बच्चों, देखो मैंने कोशिश की कि मैं जितना ज़्यादा आपको कंसाइज्ड वे में पढ़ा सकूँ, मतलब इतना ज़्यादा मैं आपको चीज़ों को समेट सकूँ आपके लिए, कि ताकि वो आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम टाइम पे पढ़ सको। ओके तो देखो सॉल्ट क्या है, सॉल्ट है हमारा कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट मतलब क्या होता है बेटा, मतलब होता है कि NaCl कॉमन सॉल्ट मतलब होता है टेबल सॉल्ट, मतलब हम जो घर पे जो यूज़ करते हैं ना, हम जो खाने के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट है उसका फॉर्मूला होता है NaCl, और NaCl को यूज़ करके हम दो चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे, एक बनाएंगे पहला बेकिंग सोडा और दूसरा बनाएंगे वॉशिंग सोडा। देखिए ये जो 4 टॉपिक हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा इनको, ठीक है ना। मैंने क्या कहा हम आपसे कि बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा दोनों हम बनाएंगे क्या यूज़ करके, कॉमन सॉल्ट यूज़ करके। यहाँ पर जो NaCl है इसको हम यूज़ करेंगे और बनाएंगे बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। नाउ NaCl को हम कहते हैं ब्राइन। ओके ब्राइन कहेंगे हम, अगर कहीं पर ब्राइन भी लिखा है ना, फॉर एग्जांपल आप कहीं पर पढ़ रहे हो ब्राइन आया है, तो हम NaCl आप मान के चलना कि वो NaCl है, ठीक है ना। पहले चीज़ है बेकिंग सोडा बनाएंगे हम, है ना। बेकिंग सोडा जो होता है उसका केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। इसका केमिकल नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो रॉ मटेरियल्स यूज़ होते हैं बेकिंग सोडा को बनाने के लिए वो है, पहला है NaCl जो कि ब्राइन है, और दूसरा है NH3 जो कि अमोनिया है। क्लियर। NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है। ओके NaCl दो चीज़ों में यूज़ होगा टॉप की, जैसे कि मैंने कहा एक बेकिंग सोडा एक वॉशिंग सोडा, याद रखिएगा इस चीज़ को। नाउ अब आप फॉर्मूला देखो, ठीक है। फॉर्मूला क्या कह रहा है कि NaCl और NH3 और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 4 चीज़ें हैं, इनको जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि है बेकिंग सोडा, और साथ में बनेगा अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। नाउ ध्यान से देखिएगा इस केमिकल रिएक्शन को। NaCl सोडियम क्लोराइड है, ओके। NH3 क्या है, अमोनिया है, H2O वाटर है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है। ये 4 चीज़ें हम ज्वाइन करेंगे एक साथ और जब इनको रिएक्ट करवाएंगे, ओके, तो NaHCO3 बनेगा और बनेगा साथ में अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका NaHCO3 क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि है बेकिंग सोडा। ध्यान रखिएगा जब आप एग्जाम में भी इसको आप लिखेंगे तो आप ऐसा ही लिखिएगा इसको पॉइंट वाइज, ठीक है। कि आपको पहले इसका बनाता है केमिकल फार्मूला, फिर केमिकल नेम, फिर रॉ मटेरियल्स, उसके बाद आपको इसका लिखना है इक्वेशन, ओके। अब ये जो बेकिंग सोडा है इसका यूज़ करके हम बनाएंगे वॉशिंग सोडा, ये याद रखना, बेकिंग सोडा का यूज़ करके हम बनाएंगे वॉशिंग सोडा, और रॉ मटेरियल्स सेम टू सेम वही रहेंगे, ठीक है ना। रॉ मटेरियल्स आपके वही रहेंगे। नाउ केमिकल फार्मूला क्या है वॉशिंग सोडा का, Na2CO3 × 10H2O, ओके। नाउ केमिकल नेम क्या है इसका वॉशिंग सोडा का, सोडियम कार्बोनेट। रॉ मटेरियल क्या यूज़ कर रहे हैं हम, NaCl, ओके। रॉ मटेरियल दोनों में सेम है, वॉशिंग सोडा में भी और बेकिंग सोडा में भी, दोनों में क्या है, ब्राइन यूज़ हो रहा है। नाउ ऑन हम क्या लेंगे, जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा क्या है बेकिंग सोडा है, इसको हम हीट करेंगे तो ये सोडियम कार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि हमारा बेकिंग सोडा है इसको हम ले रहे हैं, हीट कर रहे हैं, और ये किस में टूट रहा है, सोडियम कार्बोनेट में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हम जो सोडियम कार्बोनेट हमको मिल रहा है इसको हम क्रिस्टलाइज करेंगे विथ वाटर, ठीक है। तो ऑन क्रिस्टलाइजिंग सोडियम कार्बोनेट विथ वाटर वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड। जैसे ही हम क्रिस्टलाइज करेंगे किसको, सोडियम कार्बोनेट को वाटर के साथ, और उसको हम कितना वाटर ले रहे हैं हम, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ओके, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। इसको हम हीट करेंगे तो हमको मिलेगा सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है, ये ज़्यादा कुछ नहीं है टफ। ये आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपका जो रॉ मटेरियल है दोनों में क्या है, सोडियम क्लोराइड जो कि है कॉमन सॉल्ट, इसको हम बोलते हैं ब्राइन। ये ध्यान रखिएगा आप, इसको ब्राइन भी बोलते हैं, इसको कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं, और इसी का नाम है NaCl। बेकिंग सोडा में और वॉशिंग सोडा में दोनों में सेम टू सेम रॉ मटेरियल यूज़ हुआ है, और बेकिंग सोडा का यूज़ करके ही हम वॉशिंग सोडा बना रहे हैं, तो फॉर्मूले दोनों में बहुत हद तक सेम टू सेम रहेंगे। ध्यान रहेगा ये ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फार्मूला है CaOCl2
इसका केमिकल नेम है क्लोराइड ऑफ लाइम, और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वो है क्लोरीन गैस। ओके, ये बहुत इजी है फॉर्मूला इसका, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमको स्लीक्ड लाइम की ज़रूरत होती है, जिसका फॉर्मूला है CaOH होल ट्वाइस, और इसमें हम क्लोरीन गैस जब इससे पास करवाते हैं तो जो हमको मिलता है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, वो जो कि है CaOCl2, और साथ में वाटर रिलीज होती है H2O। बहुत ही ईजी है इसका फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया ब्लीचिंग पाउडर। नाउ ये लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, उन 4 टॉपिक्स में से जो मैंने आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 टॉपिक्स निकाले थे उसमें का लास्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फार्मूला है CaSO4 × ½ H2O। ओके, और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज़ होता है वो है जिप्सम। अब देखिए जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बहुत हद तक सेम है, इसमें कंफ्यूज होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको एक फार्मूला याद हो गया, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। जिप्सम क्या है? CaSO4 × 2H2O। इसका मतलब क्या है कि CaSO4 एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसको जब आप 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं तो हमें मिलता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? CaSO4 × ½ H2O + 3/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अब आप ध्यान दीजिएगा, जो 2H2O जिप्सम का है, जिप्सम के पास जो 2H2 है वही इसमें रिलीज़ होके क्या बना है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर गया है, और बाकी का जितना बचा था वाटर वो क्या हुआ है? वो रिलीज़ हो गया है, ठीक है। तो हाफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आया है प्लास्टर ऑफ पेरिस में, और बाकी जितना वाटर बचा था वो क्या हो गया? रिलीज़ हो गया, ठीक है। तो चारों टॉपिक क्लियर है आपको? 4 टॉपिक्स क्या क्या हैं? बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा और ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्लियर? ना आप लोगों को चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए इसके लिए मैंने सारे जो चीज़ें उसका यूजेस मैंने एक ही जगह पे लिखा हुआ है। इसको ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा, ठीक है। पहला क्या है? बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं, वॉशिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं, एंड ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या क्या हैं, ठीक है। नाउ बेकिंग सोडा के यूजेस क्या क्या हैं बच्चे? पहला है कि ये एज एन एंटी एसिड यूज़ होता है। ओके, एज एन एंटी एसिड आप इसको यूज़ करते हो बेकिंग सोडा को। दूसरा क्या है? इन बेकिंग। ओके, जो बेकिंग हम घर पे करते हैं ना, या बेकरीज में जो बेकिंग होती है उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है, ठीक है। ये एज अ फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। फायर एक्सटिंग्विशर जो होता है, फायर को रोकने के लिए जो एक रेड कलर का होता है ना, उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें बेकिंग सोडा यूज़ होता है। और साथ ही साथ एक चीज़ और है कि बेकिंग पाउडर बनाने में भी बेकिंग सोडा का यूज़ होता है, ठीक है। दूसरा है वॉशिंग सोडा। नहीं, वॉशिंग सोडा जो है उसका यूज़ किस चीज़ के लिए होता है? पहला होता है फॉर वॉशिंग क्लोथ्स, ये तो सबको मालूम है, ठीक है। दूसरा है इन कॉस्टिक सोडा प्रोडक्शन। एक कॉस्टिक सोडा भी एक टाइप है सोडा का, उसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और तीसरा है एज अ रिएक्टेंट। वॉशिंग सोडा एज अ रिएक्टेंट बहुत सारे केमिकल्स में यूज़ होता है। नाउ थर्ड, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूज़ होता है? इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कपड़ों को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल होता है। दूसरा, इन प्रोडक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल क्लोरोफॉर्म के प्रोडक्शन में होता है। और तीसरा, इन पेपर इंडस्ट्री। पेपर इंडस्ट्री में पेपर्स को ब्लीच करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ होता है, ठीक है बच्चों। यूजेस पूछता है एग्ज़ाम में, और आप इसको ऐसे कंपैरेटिवली पढ़ेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाएगा याद करना, ठीक है। नाउ क्लियर है ये कि क्या क्या यूजेस होते हैं बेकिंग सोडा के, वॉशिंग सोडा के, ब्लीचिंग पाउडर के। आपको कोई चीज़ अगर नहीं क्लियर हो रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कहाँ पर डाउट है, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगी, ठीक है। नाउ ये आपका चैप्टर 2 कंप्लीट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये कंप्लीट चैप्टर 2 है, और मैंने कोशिश की है कि मैं बहुत आपको आसान तरीके से और बहुत ही शॉर्ट टाइम पे आपको ये चैप्टर 2 मैं कंप्लीट कराने की कोशिश करूँ। नाउ प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़। चैनल का नाम है फिज़िक्स प्रोफेसर, और सब्सक्राइब मेरे चैनल को प्लीज़ करिए, क्योंकि अगर आपको और वीडियोस चाहिए तो related to science. Okay, thank you.